नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज जो बोलने जा रहा हूँ वो अयोध्या की राम मंदिर नई इमारत जो मंदिर खड़ा किया गया है उसके बारे में जो राजनीति चल रही है इस पर मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। लेकिन उसके पहले आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। प्रतिपक्ष जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और लगातार सुनते आए हैं, उन सबके लिए एक खुशखबरी है कि ये देखिए, प्रतिपक्ष यानी भाऊ तोरसेकर, इनको अयोध्या का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारंभ है उसके लिए आमंत्रित किया गया है, न्योता भेजा गया है। और ये मेरे लिए नहीं है, मैं मानता हूँ कि जो पिछले 2-3 सालों से लगातार प्रतिपक्ष देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों के लिए ये सम्मान की बात है, ये खुशखबरी है। और ये भी नहीं कि मैं अकेले, मेरे लिए या प्रतिपक्ष के लिए, मैं जितने अलग अलग यूट्यूब चैनल पर हाज़िरी लगाता हूँ, फिर ओमकार चौधरी का ओशियन नेटवर्क हो या संजय दीक्षित के द जयपुर डायलॉग्स हो या अभिषेक तिवारी का शो जो है या अंजू पंकज का जो यूट्यूब चैनल चलता है, उसके बाद हमारे मराठी में सुशील कुलकर्णी का द एनालाइज़र है, प्रभाकर सूर्यवंशी का जो DG9 आकार DG9 नाम का मराठी चैनल है, हमारे दिनेश कांजी का जो न्यूज़ डंका करके यूट्यूब चैनल है, अश्विन अघोर का घनघोर या आबा मालकर जिनका लक्ष्यवेध 2020 ऐसा चैनल है, ऐसे बहुत सारे जो है, जो मेरी विचारधारा से चलते रहते हैं। कभी कभी सलाह मशवरा करते हैं, कभी मैं उनको बोलता हूँ, कभी वो मुझे सुनाते हैं या हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ऐसे सब लोगों के लिए ये आमंत्रण है, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है। ये न्योता भाऊ तोरसेकर इस व्यक्ति का नहीं है, जो हम सबके विचार सुनते हैं, बड़ी प्रेम पूर्वक सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं या सपोर्ट करते हैं। इन सब के लिए ये निमंत्रण है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए आज जब दिन ख़त्म होने जा रहा है, ये साल ख़त्म होने जा रहा है, 31 दिसंबर है और कल से नया साल शुरू होने जा रहा है, उस पार्श्वभूमि में मैं मानता हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए खुशखबरी है। जो मेरे साथी है, शायद उनको भी आमंत्रण मिले ना मिले, लेकिन ये आमंत्रण जो है अयोध्या का न्योता, वो मेरे अकेले के लिए है ऐसा मैं बिल्कुल मानता नहीं। जिस नाम जो मैंने लिए हैं, उनके जो श्रोता है, दर्शक है, उन सब के लिए ये सम्मान की बात है, क्योंकि हम एक विचारधारा से चलते हैं, एक भूमिका से चलते हैं और इसका ये सम्मान है। और उसी मंदिर पर जो कुछ राजनीति या चर्चाएं चल रही है, इसी के बारे में एक अलग राय मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, इस पर बहुत सारी राजनीति चल रही है, यानी जो कुछ कर रहा है वो एक अलग न्यास है, ट्रस्ट है, जिसके नेतृत्व में ये बड़ा मंदिर खड़ा हो रहा है। तो उसमें भी बीजेपी, कांग्रेस, सेक्युलर इंडिया वगैरह वगैरह घुसाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी इनवाइट करने वाली कौन होती है? हमको चाहिए तो हम जाएंगे, ना तो नहीं जाएंगे, हमको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं, हमें इनविटेशन मिला नहीं, वगैरह 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 चर्चा चल रहा है। और बीजेपी इसकी राजनीति कर रही है, ये बोला जा रहा है, लेकिन असलियत में हम देखें तो इसमें राजनीति क्या है? अगर न्यास कुछ कर रहा है तो न्यास वामपंथियों के होते, सेक्युलर लोगों के होते, बीजेपी वालों के हो सकते हैं या कोई और न्यास हो सकता है, जो हमेशा टोपी लगाकर, जालीदार टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाते हैं।
इनको प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, समारोह है, उसमें जाने में दिक्कत हो रही है, उसने उनको राजनीति दिखाई दे रही। लेकिन वो भी छोड़ दो, ठीक है, आप बीजेपी के खिलाफ हो, आप हिंदुत्व के खिलाफ हो, आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये वामपंथी पत्रकार इतने बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू है, क्योंकि इनको मंदिर का आड़ लेकर, मंदिर की आड़ लेकर बीजेपी कोई राजनीति करती है या कर रही है, ये दिखाना है, समझाना है, बोलना है। लेकिन असली राजनीति कहाँ है? बहुत जल्दी, यानी 5 महीने में लोकसभा का चुनाव शुरू होकर ख़त्म होने वाला है। मई के एंड तक, मई महीने के आखिर तक लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, रिजल्ट भी, नतीजे आ जाएंगे। 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बिल्कुल 4 महीने में लोकसभा का चुनाव मानो खत्म होने वाला है, वोटिंग खत्म होगा, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो मंदिर का आड़ लेकर, मंदिर की आड़ लेकर बीजेपी अगर राजनीति कर रही है तो क्या कर रही है, ये भी आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन ये बुद्धू इसलिए मैं मानता हूँ कि असली जहाँ राजनीति चल रही है, जो चुनावी राजनीति बीजेपी खेल रही है, उस तरफ इनका ध्यान तक नहीं गया है। ये भी मुझे मोदी भक्त को ये खुलकर बताना पड़ रहा है कि यारो यहाँ राजनीति हो रही है, ना कि आमंत्रण पर, ना कि समारोह पर, ना कि प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य इवेंट हो रहा है उसमें ये लोग राजनीति ढूंढ रहे हैं। लेकिन चुनाव की राजनीति जो बीजेपी खेल रही है वो उस आमंत्रण में या समारोह में नहीं है। और आपको तो मालूम है, मोदी जी ऐसी इवेंट करने में सबसे बड़े माहिर पॉलिटिकल नेता है, राजकीय नेता है, और इतनी सहजता से अपना मैसेज या चुनावी मैसेज इतनी आराम से भेज देते तो किसको पता तक नहीं चलेगा। दोस्तों, मुझे याद आता है, बिल्कुल 4 साल पहले की बात है, जब लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के पहले आपको याद होगा जनता कर्फ्यू लगा था। 2 दिन पहले, लॉकडाउन शुरू होने से पहले 2 दिन एक जनता कर्फ्यू हुआ था, जो सरकार ने नहीं लगाया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने लोगों को एक आह्वान किया था कि भाई अपने आप संयम रखो और एक दिन कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू करके दिखाओ। कोई पुलिस नहीं रोकेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, अपने आप पूरा देश मानो बंद हो गया, इसका प्रदर्शन करो। और लोगों ने वो किया था। मेरा ख्याल है 22 मार्च 2020 की तारीख होगी। और वो जब सक्सेसफुल हो गया, इतना बड़ा भारी प्रतिसाद देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया था एक आह्वान पर, उसके बाद तो उन्होंने वो सक्सेसफुल किया था लॉकडाउन, कोरोना को हमने मात दी थी। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि 22 मार्च 2020 का वो कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू सक्सेसफुल होने के बाद मेरे एक दोस्त पत्रकार है, वामपंथी है, उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि अगर इस ढंग से भारत की जनता कोरोना समय में मोदी को प्रतिसाद देती है, रिस्पॉन्ड करती है, तो मानो 2024 का चुनाव मोदी जी ने आज ही जीत लिया। ये उन्होंने 4.5 साल पहले, 4 साल पहले बोला था। 23 मार्च 2020 की बात है, और 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और जिस ढंग से मोदी जी आम जनता को अपील करते हैं, उनकी अपील पर 8-10% वोट यहाँ का वहाँ हो जाता है, और बिल्कुल आसानी से, सटल शैली में, स्टाइल में मोदी जी अपना मैसेज अक्रॉस कर देते हैं, लोगों के पास डायरेक्टली भेज देते हैं। जैसे जो बोलते हैं ना, डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र, सीधे लोगों के खाते में पैसा चला जाता है। वैसा मोदी जी का मैसेज मतदाता को डायरेक्ट पहुंचाया जाता है। और इस प्राण प्रतिष्ठा का जो इवेंट होने जा रहा है, समारोह जा रहा है, उसको चुनावी ढंग से मोदी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन उसी की
उसी समय मोदी जी ने 22 जनवरी को आम जनता को, भारत के हिंदू जनता को या आम भारतीय जनता को एक आह्वान किया है, उसमें चुनावी मुद्दा आया है। ऊपर से वो चुनावी नहीं दिखाई देगा। एक सीधा साधा हिंदू श्रद्धालु जो है, राम के जो भक्त है, राम के जो चाहते हैं, उनको एक आह्वान किया है, लेकिन वो आह्वान जो है वो लोगों को सीधे मोदी से और बीजेपी से जोड़ने वाला है, और इसलिए मैं उसको चुनावी रणनीति बोलता हूँ। अभी चुनाव तो 4 महीने आगे है, लेकिन 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में रामलला की मूर्ति की, उस दिन शाम को अपने अपने घर में हर श्रद्धालु एक राम ज्योति जलाए। अपने घर में जो भगवान का एक कोना होता है, जहाँ कोई आपका घर का छोटा सा मंदिर होता है, उसमें एक राम ज्योति जलाओ। ये जो मोदी जी का, प्रधानमंत्री का आह्वान है, इसे मैं चुनावी रणनीति मानता हूँ। और देखो, उस पर तो चर्चा नहीं हुई है। कोई मीडिया में वामपंथी भी ना उंगली उठाकर दिखा रहे, देखो ये राजनीति है, लेकिन असल में वो राजनीति है। और ये सब बुद्धू, वामपंथी बुद्धू चर्चा किस पर कर रहे कि किसको न्योता मिला, किसको न्योता नहीं मिला। न्योता मिला तो जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो क्या मुस्लिम मतदाता खिलाफ हो जाएगा, कांग्रेस के खिलाफ हो जाएगा? चर्चा इस पर चल रही है। ये न्योता भेजने में भी बीजेपी राजनीति कर रही है, ये आरोप हो रहे हैं, लेकिन वो असली राजनीति नहीं है। इसको ढिंडोरा पीटना बोलते हैं। ये सब बुद्धू लोग ढिंडोरा पीटे प्राण प्रतिष्ठा का। इसीलिए मोदी जी ने ये बड़ी चतुराई से, और मोदी जी बोलो, अमित शाह बोलो या बीजेपी बोलो, इन्होंने बड़ी चतुराई से प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा एक इवेंट कर दिया है कि इसके खिलाफ लोग बोलते रहे। जो वामपंथी है, बीजेपी के घोर विरोधी है, ये इस पर चर्चा करते रहे, जोर जोर से चिल्लाते रहे, आने या ना आने की बात करते रहे। इसमें इनको लपेट लिया है। और असली राजनीति जो है वो राम ज्योति की है। घर घर में जलाई जाने वाली जो राम ज्योति है, वो उस घर के वोटर को, मतदाता को सीधे बीजेपी से और मोदी से जोड़ने वाली है। लेकिन इस पर किसी ने चर्चा तक नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 50 करोड़ घर में ये राम ज्योति जलाई जाएगी। इसको समझना जरूरी है। आप मोदी भक्त हो या मोदी त्रस्त हो, आप मोदी के घोर विरोधी हो, लेकिन मोदी को हराने के लिए भी आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा कि मोदी क्या गेम खेल रहे हैं। असली गेम वहां नहीं है जहां कुछ 10,000 लोग, मैंने बोला कि मुझे भी इनविटेशन आ गया है, न्योता आ गया है, वो सब टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा। लेकिन जो टीवी पर दिखा वो 2 दिन 4 दिन में लोग भूल जाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर की चर्चा कम हो जाएगी और राजनीति की खबरें जोर शोर से शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात लोग नहीं भूलेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हुई है। जो नया भव्य मंदिर बनाया है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहाँ 10,000 मेहमान बुलाए गए, अतिथि बुलाए गए, और कुछ और आसपास के लोग, एक 50-60 हज़ार लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन उतने मतदाता से, उतनी संख्या में मतदाता अगर वोट करे तो मोदी जीतने वाले नहीं है। मोदी जी को वोट देने वाले उस प्राण प्रतिष्ठा समारंभ में अयोध्या में पहुंचने वाले नहीं है। वो अपने अपने घर में बैठे रहेंगे। कम से कम 20-25 करोड़ वोट मोदी जी को चाहिए, और ये वोट घर घर में बैठा रहेगा, टीवी पर प्रोग्राम देखेगा, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेगा, लाइव देखेगा। उधर जो जो कुछ होने वाला है वो अपने घर में बैठकर देखेगा। लेकिन शाम को वो अपने घर के मंदिर में
राम ज्योति जलाएगा उससे मोदी का उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। ये बात किसी के ध्यान में नहीं आई, जो खुद को बड़े राजनीति के विश्लेषक मानते हैं, अभ्यासक मानते हैं, उनको पता तक नहीं चला है कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के आड़ में कौन सी राजनीति कर रहे हैं। अब एक बात है कि ये राम ज्योति जलाओ, ये आह्वान है, जबरदस्ती तो है नहीं कि आप करो। अगर आपको इनविटेशन मिला है, न्योता मिला है, तो ही आप राम ज्योति जलाए, वरना ना जले, ऐसी कोई बात नहीं है। करोड़ों लोग जो है, जो हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदू श्रद्धा मानते हैं, वो ज़रूर मोदी जी को प्रतिसाद देंगे, रिस्पांस देंगे और अपने अपने घर में एक ज्योति जलाएंगे। आपको याद है जब उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, तो पहला लॉकडाउन ख़त्म होने आया, उस वक्त मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे, पुलिस है, सफाई कामगार है, डॉक्टर है, नर्सेस है, ऐसे जो इसेंशियल सर्विसेज चला रहे हैं, वो कोरोना वॉरियर्स है, वो कोरोना से लड़ने वाले सैनिक है, जवान हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक रात शाम को 10 मिनट 15 मिनट के लिए सिर्फ घर की लाइट बंद करो और अपने हाथ में मोमबत्ती ले लो, मोबाइल की बैटरी चालू करो या बैटरी जलाओ, कुछ भी एक ऐसा दिया जलाओ कि शहर में अंधेरा रहेगा लेकिन लोगों के हाथ में एक टॉर्च रहेगा, तो उससे उन कोरोना वॉरियर्स की हिम्मत बढ़ जाएगी। और आपको याद होगा कि देश के कोने कोने में लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया था। तो वही आइडिया मोदी जी अब प्राण प्रतिष्ठा का निमित्त करके राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों से कनेक्ट होने की कितनी सीधी साधी चाल है, और जो मोदी को तलवार म्यान से निकालकर चैलेंज करना चाहते, इनके दिमाग तक ये बात नहीं पहुंची है कि असली राजनीति प्राण प्रतिष्ठा में नहीं है, न्योते में नहीं है, अयोध्या में जाने में नहीं है। उतनी राजनीति घर घर में जब राम ज्योति जलेगी, उससे बीजेपी को ज़्यादा फायदा होने वाला है। कितनी अजीब बात है दोस्तों। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं मोदी का भक्त हूँ, और मुझे ही ये उजागर करना पड़ रहा है कि जो बुद्धू है, मोदी त्रस्त है, मोदी के टीकाकार है, मोदी के खिलाफ लोग हैं, उनके दिमाग तक ये पहुंचती नहीं बात कि मोदी जी कितनी आसानी से कितनी बड़ी राजनीति कर देते। एक दिन आएगा जब मोदी जी बोलेंगे मीटिंग करेंगे, अभी चुनाव का प्रचार शुरू होगा, तब मोदी हर शहर में, हर जिले में, हर राज्य में जाएंगे और पूछेंगे कि क्या आपने राम ज्योति जलाई थी? तो आप राम के प्यारे हो, मैं भी राम का प्यारा हूँ, तो वो घर में जलाई हुई राम ज्योति बीजेपी के वोट बढ़ाने वाली है। डायरेक्ट बीजेपी से उस मतदाता राम भक्त को कनेक्ट करने वाली है। कितनी आसान बात होती है दोस्तों, कोई बड़ा करने की। राहुल गांधी निकले, लंबी चौड़ी यात्रा करेंगे, न्याय यात्रा। उस न्याय यात्रा से जितने वोट राहुल गांधी कांग्रेस या इंडिया अलायंस को नहीं मिलने वाले हैं, उससे ज़्यादा वोट मोदी इस राम ज्योति की सीधी सादी बात से बटोरने वाले हैं। क्योंकि वो राम ज्योति जिस घर में जलने वाली है, उस घर के 2, 5, 15 जितने वोटर हैं, मतदाता है, वो सीधे मोदी से जुड़ने वाले हैं। अपनी जगह बैठकर अयोध्या में इवेंट करते करते मोदी कितना बड़ा पॉलिटिकल गेम खेल गए, इसका पता तक मोदी के आलोचक जो है उनको लगा नहीं है। इसलिए मैं उनको बुद्धू बोलता हूँ। लेकिन ये राजनीति है। राजनीति कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है, ये मोदी जी बिल्कुल जानते हैं। इसलिए वोट के लिए मोदी मंदिर नहीं जाते, लेकिन मंदिर के आड़ में कितनी आसानी से बड़ी व्यापक राजनीति हो सकती है, इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है।
और ये मुझे बताना पड़ रहा है जो मोदी का समर्थक है और जिसकी सुगबुआ यानी जिसका कोई अंदेशा भी वामपंथी सेक्युलर पत्रकारों में नहीं है। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।